नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के पाठ बड़े भाई साहब पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट अर्थात बनारस के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक कायस्थ परिवार, कायस्थ में श्रीवास्तव, ये क्या है, एक जाति है, कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अजायब राय था और वह डाक में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। वहां पर वो काम करते थे। प्रेमचंद जी ने प्रसिद्ध उपन्यास एवं कहानियां लिखी। उनकी बहुत सारी कहानियां बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुई। उन्होंने लगभग 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था तथा हंस एवं जागरण नामक पत्रों के संपादन का कार्य भी किया। प्रेमचंद जी ने नवाब राय के नाम से उर्दू में रचनाएं की और हिंदी में प्रेमचंद जी के नाम से रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास थी। उपन्यास, निबंध, नाटक इत्यादि कई विधाओं में रचनाएं की। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन एवं गोदान आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मंगलसूत्र उनकी अधूरी रचना है। बड़े भाई साहब किसे कहा जाता है? बड़े भैया को हम क्या कहते हैं? उन्हें भैया, दद्दा आदि उनको कहते हैं। तो प्रेमचंद जी अपने बड़े भैया को बड़े भाई साहब कहा करते थे। कह रहे हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। उनकी एज क्या थी? लेखक से यानी कि प्रेमचंद जी से 5 साल बड़ी थी, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जा किसको कहते हैं? कक्षा। यहाँ पे दर्जा क्या है? क्लास को कहते हैं। 5 साल उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन क्लास में वे केवल 3 साल ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेखक जिस एज में पढ़ाई शुरू किए थे, जैसे लेखक 3 साल में पढ़ाई शुरू किए थे, तो उनके भाई भी अपनी उम्र में 3 साल के जब थे तो पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन क्लास में कितना आगे थे? केवल 3 कक्षा। जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम का अर्थ क्या है यहाँ पे? तालीम मतलब शिक्षा। जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तालीम मतलब शिक्षा। वह शिक्षा में कोई जल्दबाजी नहीं करते थे, इसलिए वो एक क्लास में 2 बार 3 बार ऐसे पढ़ा करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। बुनियाद में क्या होता है? पिलर। उसको क्या? भवन मीन्स मकान। कोई भी मकान जब बनता है तो उसका पिलर मजबूत होता है। पिलर जितना ही मजबूत होगा वो मकान उतना ही मजबूत होगा। तो इसीलिए वो क्या करते थे? चाहते थे कि जो उनका बेसिक हो बहुत ही मजबूत हो, जिस पर एक आलीशान का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सुंदर महल। तो उस पे जो पिलर पे जो घर बनाया जाए बहुत ही सुंदर बनाया जाए, यानी कि उनकी शिक्षा जो हो, प्राथमिक शिक्षा जो हो बहुत ही मजबूत हो। 1 साल
का काम 2 साल में करते थे, यानी कि 1 साल, जिस क्लास में 1 साल पढ़ना चाहिए तो 2 साल वो पढ़ाई किया करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। एक क्लास में क्या करते, 1 साल, 2 साल और 3 साल भी पढ़ा करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो। पुख्ता मीन्स क्या होता है यहाँ पर? पुख्ता, मजबूत। बुनियाद मीन्स नींव। नींव मतलब पिलर। पिलर क्या करते थे, चाहते थे कि मजबूत हो, तो मकान कैसे पायदार बनेगा। पायदार मतलब उसके 4 पैर, तो उसके जो पिलर होते थे वो कैसे मजबूत बनेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि बुनियाद, जो नींव हो, पिलर हो, वो ही बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। लेखक क्या थे, उनसे 5 साल छोटे थे और लेखक के बड़े भाई बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। तो जब इनकी एज, जो लेखक की, प्रेमचंद की एज क्या थी, 9 साल की थी, तो उनके बड़े भाई 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह, तंबीह का यहाँ क्या अर्थ होगा? तंबीह मतलब देखभाल और निगरानी। तंबीह मतलब मारने पीटने का, और निगरानी, निगरानी का अर्थ है देखभाल का। पूरा जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध मतलब जन्म से अधिकार था। जैसे आपके बड़े भाई, बड़ी बहन कोई भी हो, तो वो क्या करती है, आपको डांट सकती है, आपको मार सकती है, कुछ काम करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। जैसे आप बड़े हो, आपका भाई छोटा हो, तो आप उसको क्या करते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, उसको मार पीट सकते हैं, कोई भी गलत काम किया तो। उसी तरह से लेखक के बड़े भाई साहब को पूरा अधिकार था उनको मारने पीटने का। तो तंबीह मतलब डांटने मारने का, निगरानी मतलब उनका ध्यान रखने का। तो उनके बड़े भाई साहब उनकी बहुत ज्यादा केयर भी करते थे, देखभाल भी करते थे। ये पूरा अधिकार उनको था। और मेरी शालीनता, शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझें। जैसे क्या होता है, कानून का जो भी ऑर्डर आता है उसको सभी लोग क्या करते हैं, उसका कानून का पालन करते हैं। इसी तरह से जो भी हुक्म, हुक्म मीन्स क्या होता है, आज्ञा, जो भी ऑर्डर देते थे, लेखक उनको अपना क्या करते थे, हुक्म समझकर, अपनी आज्ञा, उनको आज्ञा देते थे कि ये काम तुम कानून समझकर उसका पालन करते थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब स्वभाव, स्वभाव मीन्स उनका नेचर। अध्ययन मतलब होता है पढ़ाई करते रहना। वो हमेशा, जब भी देखो, हमेशा पढ़ते ही रहते थे। हरदम, हरदम मतलब हमेशा किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो वो क्या करते थे, हमेशा जब भी लेखक देते थे तो वो हमेशा क्या करते रहते, पढ़ते रहते थे। हमेशा, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए, जब भी वो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर, किताब यानी कि बुक्स के हाशिए में, जो साइड में क्या होता है, स्पेस होता है, आप देखते होंगे बुक में लिखा रहता है और साइड में स्पेस रहता है, तो उसको बोलते हैं हाशिया। उस पे क्या करते थे वो, चिड़िया, जैसे आप भी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें किसी का नाम लिखते रहते हैं, उस पे कोई ड्राइंग बनाते रहते हैं। उसी तरह से उनके भाई भी क्या करते थे, कभी चिड़िया का, कुत्तों का, बिल्लियों आदि का पिक्चर ड्रॉ किया करते थे, तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिखते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, कोई नाम ही लिखते थे, एक बार नहीं 10 बार। कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस, वाक्य में सेंटेंस, बार बार 10 बार 20 बार उसको कंटिन्यू लिखा करते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में
नकल करते। तो कोई शायरी होती थी, शेर होता था, शेर मीन्स लॉयन नहीं, शायरी। उसको क्या करते थे, उसको भी सुंदर अक्षरों में कोई शायरी लिखते हो उसको बार बार उसकी नकल किया करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ क्या है यहाँ पे, कभी कभी वो ऐसे शब्दों की रचना करते जिसका कोई मीनिंग ही, अर्थ मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, किसी का नाम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मीनिंग नहीं, और जिसमें कोई सामंजस्य भी नहीं था, कोई तालमेल, सामंजस्य में कोई तालमेल नहीं, कोई कनेक्शन भी नहीं, लेसन से भी नहीं, किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं होता था। मसलन मसलन लगभग क्या होता है, एक बार क्या हो रहा है कि एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। एक बार अचानक से क्या हुआ कि लेखक ने उनकी कॉपी पे, नोटबुक पे एक चीज देखा। क्या देखा, स्पेशल अमीना भाइयों, कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से उन्होंने देखा। तो क्या लिखा है, स्पेशल अमीना भाइयों, भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक क्या है, उनसे बहुत डरते थे क्योंकि वो बड़े थे 5 साल। तो लेखक उनसे कुछ पूछते नहीं थे, वो चुपचाप से देख रहे हैं। 1 घंटे तक वो देख रहे हैं। तो उनके भाई साहब क्या लिख रहे हैं, स्पेशल लिखा, अमीना लिखा, भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक यही सब लिखते रहे और लास्ट में अंतिम में क्या है, एक आदमी का पिक्चर बना हुआ है, चेहरा बना हुआ है। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा मतलब जानने की इच्छा की कि ये किसका नाम है, कौन है ये, कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। क्या हुआ, सोच रहे हैं कि क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है, क्यों लिखा है, किसका चेहरा बना है, ये सब जानने की उनको बहुत इच्छा हुई, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कौन नहीं समझ पाया, लेखक बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और उनसे पूछने का साहस न हुआ। उनके पास साहस में हिम्मत नहीं हुई कि पूछें कि ये किसकी पिक्चर बना रखी है, किसका नाम लिख रहा है, क्योंकि अगर वो पूछते तो उनको तुरंत ही डांट पड़ जाती, तुम्हें क्या करना है उससे। इसलिए लेखक, आजकल क्या है, हम अपने बड़े भाई को डांट देते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, इसलिए उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछ सके, क्योंकि पूछेंगे तो मार भी पड़ सकती है, डांट भी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। वह 9वीं जमात में थे। जमात का मतलब क्या है यहाँ पे, कक्षा। जब वो 9वीं कक्षा में थे, तब लेखक किस कक्षा में था, तब मैं 5वीं में था। लेखक जब 9वीं में थे, लेखक के बड़े भाई 9वीं में थे, तो लेखक उस टाइम 5वीं कक्षा में थी। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। जो भी वो लिखते थे, रचनाएं मतलब कहानियां, कुछ भी लिखते थे, कविताएं जो भी लिखते थे, क्योंकि कुछ कुछ बनाते रहते थे, कुछ लिखने की उनकी आदत थी। जब भी खाली बैठते थे तो कुछ लिखते रहते थे। तो अब ये 5वीं कक्षा में है और वो 9वीं कक्षा में थे, तो उस चीज को ये नहीं समझ पाते थे, उस शब्दों के अर्थ लेखक नहीं समझ पाते थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। जी मतलब क्या होता है, यहाँ पे जी, यस सर, जी सर, ये वो जी नहीं है। जी मतलब होता है यहाँ पर मन। तो किसका मन, लेखक का, प्रेमचंद जी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ मतलब क्या होता है यहाँ पे बैठना, बैठकर पढ़ना मतलब बहुत ही मुश्किल था। 1 घंटे भी वो बैठकर नहीं पढ़ सकते थे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। लेखक क्या है, जब पढ़ाई करते थे तो हॉस्टल में रहते थे। जैसे ही देखते कि उनके भाई नहीं देख रहे हैं, मौका मिलता तो तुरंत वो हॉस्टल से निकलकर फील्ड में, मैदान मतलब फील्ड में निकलकर आ जाते और कभी कंकरियां उछालता। यहाँ पे देखिए कंकरियां, कंकरियां का अर्थ है छोटे छोटे पत्थर।
उसको क्या करते, उछालते, उससे खेलते, छोटे छोटे पत्थरों को उछालकर खेलते थे। कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। साथी मतलब यहाँ पे क्या होगा, मित्र। अगर ग्राउंड में जाते, मैदान में जाते, कोई फ्रेंड मिल जाता, तब तो पूछना ही नहीं, उसके साथ ही खेलने लग जाते। जैसे आप लोग क्या होता है, बारिश होती है, पानी लग जाता है, तो नाव बनाकर उसमें क्या करते, पेपर का बोट बनाते हैं और उसमें खेलने लगते हैं। उसी तरह से वो क्या करते थे, पत्थर से पेपर के तितलियां बना के, बर्ड्स बना के, या फिर कोई फ्रेंड्स मिल जाता था तो उसके साथ खेलने लग जाते थे। कभी चार दीवारी पर चढ़कर, चार दीवारी मतलब क्या होता है, जो साइड में वॉल होता है, दीवार होता है, उस पर चढ़कर नीचे कूद जाते, जो बाउंड्री होती है उस पर वो चढ़ते और वहां से कूदते। कभी फाटक पर सवार हो, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। फाटक, फाटक मीन्स क्या होता है, दरवाजा। क्या करते थे, वो दरवाजे का जो बंद करने वाली कुंडी होती है उसको पकड़कर उस पे लटक जाते थे और उसको आगे पीछे करते रहते, और क्या बोलते थे कि मोटर कार चल रही है, मोटर गाड़ी चल रही है, और एंजॉय करते थे, मजे करते थे। आनंद मतलब मजे करते थे। लेकिन जैसे ही उनके बड़े भाई उस कमरे में घुसते थे, रुद्र रूप, रुद्र मतलब क्या होता है, गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूखना मतलब जान निकल जाती थी, डर जाते थे। जैसे ही देखते कि भैया आ रहे हैं, तुरंत ही वो चुपचाप से क्या करते, दरवाजे पर मैदान में खेलते रहते थे, तुरंत ही चुपचाप से आके बैठ जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। तुरंत ही वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते, पहले यही पूछते, कहाँ थे अभी तक। हमेशा यही सवाल, इसी ध्वनि में, जिस ध्वनि में चाहे वो पहली बार मिलते या कभी भी जब भी आते, पहले यही पूछते, कहाँ थे अभी तक। इसी साउंड में, आवाज में वो पूछते थे। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। लेखक क्या करते, जैसे ही पूछते कहाँ थे, लेखक एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोलते थे। ये नहीं बोलते थे कि मैं खेलने गया था, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम चुपचाप हो जाते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। कभी नहीं बोलते कि थोड़ा सा खेलने चला गया, ऐसा नहीं बोलते थे, चुप एकदम से हो जाते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। कह रहे हैं कि न जाने मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलता कि मैं जरा बाहर खेलने गया था, कोई बात नहीं। मेरा मौन ही, जब मैं चुप हो जाता था तो ऐसा लगता था अपराध, जो मैंने गलती की है वो मुझे कबूल है, स्वीकार है, मैं मानता हूं कि मैंने कोई गलती की है। और भाई साहब के लिए उसके सिवा, जब वो चुप रहते थे तो उनको लगता कि इसे अपनी गलती का एहसास है। और वो स्नेह, स्नेह मतलब यहाँ पे इलाज नहीं था, कोई इलाज ना था। स्नेह मतलब प्यार, रोष मतलब यहाँ पे होता है गुस्सा। दोनों उनको, उनके चेहरे पे प्यार के भी भाव दिखाई देते और गुस्से के भी। और मेरा सत्कार करते, सत्कार में स्वागत करते कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। इस तरह जब भी वो मुझे पढ़ाने बैठते थे, क्योंकि बड़े थे, तो जब भी बोलते कि आओ मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते, कहते कि इस तरह से अगर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुमको जिंदगी भर एक ही हर्फ, हर्फ मीन्स अक्षर, एक भी अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले,
नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अगर अंग्रेजी पढ़ना, कहते कि हंसी खेल, ऐसा नहीं कि हंसते खेलते कोई भी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाता है। अगर ऐसा होता, कोई भी ऐरा गैरा मतलब कोई भी ना समझ, गवार, नत्थु खैरा, कोई भी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी पढ़ना सीख जाता और अंग्रेजी का विद्वान, यानी कि उसको सब कुछ आ जाता अंग्रेजी। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। आंखें फोड़ना, ऐसा नहीं कि आंखें फोड़ दी, ऐसा नहीं है। मतलब रात रात भर मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ तब जाके मुझे कुछ आता है। खून जलाना पड़ता है यानी मेहनत करनी पड़ती। खून जलाना में ऐसा नहीं कि खून को लेके बॉयल कर दिया, जला दिया, हो गया, ऐसा नहीं। रात रात भर मुझे मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर पढ़ना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। तब कहीं मुझे क्या होता है कि अंग्रेजी समझ में आती है, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और आती क्या है? हाँ कहने की आ जाती है। और इतना पढ़ने के बावजूद भी रात में मैं पूरे दिन रात अंग्रेजी पढ़ता हूँ तब जाके मुझे थोड़े से शब्द समझ में आते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा। कह रहे हैं उनके बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हुए कि अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मैं ही यहाँ, मुझे ही देखो कि मैं रात रात भर जाग के अंग्रेजी पढ़ता हूँ तब मुझे कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही मुझे आता है। और बड़े बड़े विद्वान जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनको भी अंग्रेजी क्या है, उस समय ऐसा था, ऐसा नहीं कि आज के टाइम में ऐसा है। क्योंकि आज क्या है कि इंग्लिश मीडियम बहुत सारे स्कूल हैं, हम बचपन से ही इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें आ जाती है क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही वही हो जाती है। लेकिन उस टाइम क्या था कि उस टाइम क्या था, मदर टंग जो होता था हिंदी हुआ करता था। आपका जैसे कोई मदर टंग है उसमें आप जल्दी से कोई चीज़ सीख जाते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज क्या होती है, आपको जल्दी दूसरी भाषा जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो कह रहे बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी केवल लिखना जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। बोल नहीं पाते, पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, लेकिन बोलना नहीं जानते थे। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंघा हो। घोंघा मीन्स क्या होता है यहाँ पे, मूर्ख। तुम कितने मूर्ख हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। सबक मीन्स क्या होगा यहाँ पे, सीख। तुम यहाँ पे मुझे देखकर भी सीख नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेहनत, मेहनत क्या है, मेहनत, यहाँ पे मेहनत, स्ट्रगल, कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो कि मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंख का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कह रहे हैं कि देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने बैठ के मैं दिन रात पढ़ता हूँ, अगर तुम्हें फिर भी नहीं दिखाई देता है तो ये क्या है, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। इतने मेले तमाशे होते हैं। तमाशा मतलब क्या होता है यहाँ पे, नौटंकी। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखे हैं। बहुत सारा मेला, फेयर लगता है, मेला में फेयर, तमाशा, कहीं नौटंकी हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा, प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं कभी भी देखने नहीं जाता हूँ। देखा है तुमने कभी मुझे जाते हुए? नहीं जाता हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता होगा देखने जाने का? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। रोज ही क्या होता है, ग्राउंड में हॉकी मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है। मैं पास नहीं फटकता। फटकना मीन्स उसके पास भी नहीं जाता देखने के लिए, खेलने के लिए। मैं कभी भी नहीं जाता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, हमेशा ही। जब भी देखते होगे तुम, केवल मैं पढ़ता ही रहता हूँ। कहीं बाजार नहीं जाता, कहीं खेलने नहीं जाता, हमेशा देखते हो। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो
3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ, खेलने कूदने नहीं जाता हूँ, ना हॉकी खेलता हूँ, ना क्रिकेट खेलता हूँ, ना कोई मेले में जाता हूँ। फिर भी क्या होता है, एक एक दर्जा मतलब कक्षा में, एक एक क्लास में 2-2 बार 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी 1 साल पढ़ता हूँ, 2 साल पढ़ता हूँ, 3 साल भी पढ़ता हूँ। और फिर तुम कैसे आशा, आशा मीन्स क्या होता है यहाँ पे, उम्मीद। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि खेलने कूदने में, कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर वक्त मीन्स क्या होता है, समय। गंवा कर मतलब होता है नष्ट करके। तुम समय को नष्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो खेल करके, फिर भी तुम सोचते हो कि हम पास हो जाएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। एक क्लास में मुझे क्या होता है, 2 साल या 3 साल लगता है। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। जब वो गुस्से में डांटते तो कहते हैं कि तुम एक ही क्लास में क्या करोगे, पूरी उम्र पढ़ते रहोगे। सड़ते रहोगे मतलब पूरी उम्र पढ़े, इसी क्लास में पढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, गंवानी का मतलब है बर्बाद करनी है, तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। उनके बड़े भाई कहते हैं कि तुम्हें अगर पढ़ना लिखना नहीं है, टाइम पास करना है, तो चुपचाप से क्या करो, बोरिया बिस्तर अपना बैग पैक करो और सीधा अपने घर चले जाओ और वहीं पर जाके गुल्ली डंडा खेला करना। दादा की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी मतलब क्या होता है, मेहनत। जो भी दादाजी ने मेहनत से कमाया है, उस पैसे को क्यों बर्बाद करते हो। इतना पैसा उतनी मेहनत से पिताजी कमा रहे हैं, दादा मीन्स पिताजी इतनी मेहनत से कमा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, उसको बेकार जाने दे रहे हो। पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी दूर हमें हॉस्टल में भेजा है और तुम यहाँ पढ़ाई लिखाई ना करके खेला कूदा करते हो। तो इससे अच्छा है अपना बैग पैक करो और घर चले जाओ, वहीं पे खेलना कूदना। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ मीन्स ये डांट। किसी को भी, आपको भी अगर कोई इस तरह से डांटेगा तो आपको भी रोना आ जाएगा। ऐसे ही लेखक को जब डांट पड़ती, उनके बड़े भाई साहब इस तरह से डांटते कि घर चले जाओ, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, तो उन्हें भी रोना आ जाता। जवाब ही क्या था, और सही में डांटते थे, इसमें कोई गलत नहीं था। इसलिए कहते मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं होता। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। अगर मैंने गलती की है तो मुझे डांट भी मुझे ही सुननी है, दूसरा कोई तो नहीं सुनेगा ना। अगर आपने कोई गलती की है तो पनिशमेंट किसको मिलेगा, आपको ही सजा मिलेगी, दूसरा कोई तो नहीं आके आपकी सजा लेगा। तो उनको ही डांट भी सुननी पड़ती। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण मीन्स क्या होता है, एकदम सही, एकदम परफेक्ट। तो भाई साहब उपदेश, उपदेश मतलब क्या होता है, शिक्षा देने में एकदम निपुण थे। कैसे शिक्षा दी जाती है किसी को, ऐसे ऐसी लगती बातें कहते। लगती बातें मतलब क्या होता है कि जब भी कोई आपको डांटता है, किसी की बात क्या होती है, हमारे दिल को छू जाती है, दिल को चोट पहुंचाती है। लगती मतलब क्या होता है, दिल को चोट पहुंचाना। जब भी वो कोई डांटते तो दिल पे जाके सीधा उसका असर होता। कोई भी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि एक आदमी नॉर्मल डांट रहा है, हमें हंसी आती है, उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन कोई कोई ऐसा डांटता है जिसकी बात हमें क्या होती है, दिल तक पहुंच जाती है, दिल को चोट पहुंचा जाती है। ऐसे ही लेखक के जब भी भाई डांटते उनको, तो उनकी बात उनको दिल तक पहुंच जाती। ऐसे ऐसे सूक्ति बाढ़ चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सूक्ति बाढ़ मतलब बोलने से ऐसा नहीं होता। एक क्या होता है कि हम किसी को मार पीट कर उसको चोट पहुंचाते हैं, और एक दूसरा क्या होता है कि हम उसको बोलकर ही चोट पहुंचा देते हैं,
उसको व्यंग करके, उसको तीखे वचन बोल करके उसको हम चोट पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते, मारते नहीं थे, मारते यहाँ पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते थे जिससे उनके जिगर, जिगर मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती थी। उनकी हिम्मत मतलब उनका हौसला टूट जाता कि भाई इतने साल पढ़ रहे, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, तो मैं तो जरूर से फेल हो जाऊंगा। इस तरह की बातें उनको, लेखक को दिमाग में आने लगती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। और उनको ये लगता है इस तरह जान तोड़कर, जान तोड़कर मतलब जी जान लगाकर पूरी मेहनत से, कहते हैं कि मैं इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। और वो क्या होते हैं, निराशा में, निराश मतलब होपलेस हो जाते थे, निराश हो जाते थे। और जरा देर के लिए, जरा देर के लिए मतलब थोड़े समय के लिए वो सोचने लगते थे क्यों ना मैं घर, ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं घर चला जाऊं। सोचते कि चलो मेरे से ये सब काम नहीं होगा, मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, मैं घर चला जाता हूं, इसमें ही मेरी समझदारी है, ऐसा लेखक सोचने लगते। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते मतलब मेरे बस के, मेरे बस में है ही नहीं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। उसमें हाथ डालना कोई डिब्बा नहीं है कि उसमें हाथ डालना है, कह रहे हैं कि जो मेरे काम, मेरे बस में, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है जो काम करने के, उस काम को मैं क्यों करूं। तो पढ़ाई लिखाई मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर चला जाता हूं, ऐसा वो सोचते थे। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। कह रहे हैं कि ठीक है, सब लोग कहेंगे कि ये मूर्ख है, पागल है, पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसको कुछ भी नहीं आता, वो सब मुझे मंजूर है, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। पहले तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा, सब लोग बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। तो कहते ठीक है, कहने दो, कहने वाले कहेंगे, लेकिन मैं इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूं, इतना पढ़ूंगा तो मुझे चक्कर ही आने लगेगा, ऐसा पहले वो सोचते थे। लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या होता, उनकी जो निराशा थी वो क्या होती, निराशा के बादल फट जाना, यानी कि एक आशा उनकी, एक होप उनके अंदर नजर आने लगती और मैं इरादा करता कि आगे से, और सोचते, कहते नहीं, एकदम निश्चय, इरादा निश्चय करते कि मैं अब से, आगे से, अब से खूब पढ़ाई करूंगा, जी लगाकर। मैंने आप पहले ही बताया था कि जी लगाकर यानी मन लगाकर सोचते। उसी टाइम 1-2 घंटे के बाद कहते नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, पिताजी इतनी मेहनत से पैसे कमा के मुझे पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता और तुरंत ही क्या करते थे, सेम टाइम ही 1-2 घंटे के बाद भी कहते नहीं नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मैं खूब मेहनत करके पढ़ूंगा। और तुरंत ही टाइम टेबल बनाते और पढ़ने बैठ जाते, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करें। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई, क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं तो बिना मैप के तो घर नहीं बनेगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा। पहले हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं कि यहाँ पे ये रूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, टॉयलेट बाथरूम रहेगा, यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ गेस्ट रूम रहेगा, ये सब हम पहले मैप में बनाते हैं कि इधर डोर रहेगा, कि इधर पार्किंग रहेगा। तो फिर क्या होता है कि ये सब तैयारी शुरू करते हैं। उसी तरह से पढ़ाई शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो लेखक भी पहले टाइम टेबल बनाते
टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। मत मतलब होश। जब टाइम टेबल बनाते हैं तो खेल कूद का उसमें कोई जगह नहीं रहता। प्रातः काल 6 बजे उठना टाइम टेबल में लिखते, खेल कूद की कोई जगह नहीं होती थी। सुबह प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। ऐसा टाइम टेबल में होता कि सबसे पहले 6 बजे उठूंगा, उठकर मुंह हाथ धोऊंगा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करूंगा, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट करूंगा और पढ़ने बैठ जाऊंगा। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। 6 बजे से उठूंगा, 6 बजे पढ़ने बैठूंगा, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके, और 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, और 8 बजे से 9 बजे तक हिसाब। हिसाब का अर्थ यहाँ पे क्या है? गणित, मैथ्स। और 8 से 9 मैथ्स पढ़ने बैठ जाऊंगा। ऐसा उनका टाइम टेबल होता। लेखक टाइम टेबल बनाते और 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ने का निश्चय करते और 8 बजे से 9 बजे तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, इतिहास अर्थात हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल, फिर भोजन करते और स्कूल चले जाते। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेखक टाइम टेबल में बनाते कि 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ूंगा, 8 से 9 गणित पढ़ूंगा, 9 से 9:30 तक इतिहास अर्थात हिस्ट्री, फिर भोजन करूंगा और स्कूल चला जाऊंगा। स्कूल से 3:30 बजे वापस आऊंगा, वापस आने के बाद आधे घंटे आराम करूंगा, फिर 4 बजे से 5 बजे तक भूगोल, ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ूंगा, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलूंगा, खेलूंगा नहीं, बस टहलूंगा। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन करूंगा, फिर भोजन करके, रात का भोजन मतलब रात का डिनर करके 8 से 9 तक अनुवाद, और 9 से 10 बजे तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय। विविध विषय का यहाँ अर्थ है अतिरिक्त विषय, जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल के अलावा जो विषय है उसके बाद वो विषय पढ़ूंगा। कितने बजे से? 10 से 11 बजे तक, और फिर विश्राम यानी कि सोने चला जाऊंगा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। कह रहे हैं कि टाइम टेबल बनाना तो एक अलग बात है, उन्होंने टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन उस पर अमल करना, अमल करना मतलब उसको पालन करना, वो एक अलग बात है। जैसे आप भी टाइम टेबल बनाते होगे, 1-2 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे रूटीन हमारा चेंज हो जाता है। उसी तरह से लेखक भी थे, पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। यहाँ पे अवहेलना मतलब उसको इनकार करना, उसको अनदेखा कर देना। वो पहले दिन ही, आज टाइम टेबल बनाया, दूसरे दिन से ही उसको अनदेखा कर देते थे, ध्यान ही नहीं देते थे। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल का वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। जैसे ही क्या करते, मैदान की तरफ देखते, वहां की सुखद हरियाली, मतलब वो उनको एक सांत्वना मिलता है, एक अच्छा सा फीलिंग आता था जैसे ही मैदान को देखते थे। हवा के हल्के, धीरे धीरे हवा चल रही है, जैसे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। फुटबॉल की वह उछल कूद, बच्चे जो है ग्राउंड में, मैदान में फुटबॉल खेलते रहते, उसकी उछल कूद,
कबड्डी के बाद दांव खेत, किसी उसी मैदान में कुछ साइड में, एक साइड में बच्चे कबड्डी खेलते रहते, वॉलीबॉल खेलते रहते, तो वो सब बच्चों को देखकर इनको भी मन करता खेलने के। मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से, और जैसे ही देखते थे, क्योंकि इनको खेलना बहुत पसंद था, तो जैसे ही देखते थे कि सारे बच्चे कहीं कबड्डी खेल रहे हैं, कहीं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये अपने आप से खींचे चले आते और मैदान में पहुंच जाते, और मैदान में पहुंचते ही अपना सब कुछ भूल जाते थे। वह जानलेवा टाइम टेबल, जानलेवा मतलब मारने वाली, टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकों को पढ़ने के लिए किसी की भी याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीहत को अवसर मिल जाता। कह रहे हैं कि मेरे को सब कुछ भूल जाता, टाइम टेबल, बुक्स, किताब, सब कुछ भूल जाता, खेल के मैदान को देखते ही कुछ भी याद नहीं रहता। और भाई साहब की नसीहत, नसीहत मतलब सीख, जो भाई साहब ने मुझे सीख दी थी कि पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, वो सब कुछ भूल जाता। और फजीहत, फजीहत मतलब जो डांट डपट, भाई साहब जो मुझे डांटते थे उनको उसका मौका मिल जाता था। जैसे ये खेलने जाएंगे तो भाई साहब डांटेंगे ही, अवश्य डांटेंगे, तो ये सारा उनको मौका मिल जाता था। कह रहे किस, मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनके साए से, साया मतलब क्या होता है, उनकी परछाई से भी, लेखक क्या था, अपने भाई, बड़े भाई की परछाई से भी डरते थे। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करते, चेष्टा मतलब इच्छा रखते कि भाई की नजर ही, बड़े भैया मुझे देखे ही ना, देखेंगे तो डांटेंगे, इसलिए मुझे देखे ही ना। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। दबे पांव मतलब एकदम धीरे धीरे, जैसे वो खेलने चले जाते, भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आते और सोचते कि भैया मुझे देखे ही ना, इस तरह से आते। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। लेकिन क्या है, धीरे धीरे भी आएंगे तो पता ही चलेगा। जैसे ही वो सर, अपना नजर उठाना मतलब अपना सिर ऊपर करते थे, और मेरे प्राण निकले, यानी कि जान सूख जाता, एकदम डर जाते थे कि अब पक्का मुझे डांट पड़ेगी। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती, हमेशा नंगी तलवार, मतलब कि कब डांट पड़ जाए ऐसा उनको प्रतीत होता, कि कुछ भी कभी भी आया और डांट पड़ गई। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। कह रहे हैं कि क्या होता है, फिर भी जैसे आदमी क्या होता है, मौत होता है, मतलब उसको लगता है कि अब मर जाएंगे। विपत्ति, विपत्ति मतलब होता है परेशानी, उसके चारों तरफ परेशानी है, लग रहा है कि मर जाएंगे। फिर भी आदमी क्या करता है, मोह मतलब प्यार में, माया मतलब धन दौलत, कि कैसे और पैसे कमा लूं, सब कुछ है, डर, उसको पता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। फिर भी क्या है, पैसा कमाना, किसी से बंधन है, प्यार के बंधन में पड़ा हुआ है, उसमें जकड़ा रहता है। मैं फटकार, फटकार में क्या होता है, डांट, घुड़कियां, वो एक बार आंख दिखा देते, कहाँ गए थे, ये सब चीज जानने के, ये सब चीजें मुझे डांट पड़ती जैसे ही आता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तिरस्कार नहीं कर सकता था। किसको, खेल कूद को मना नहीं, तिरस्कार मतलब उसको मना नहीं कर सकता था, मुझे खेलना जरूरी था। जैसे ही खेल का मैदान देखते लेखक सब कुछ भूल जाते, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, जो डांट पड़ी वो सब कुछ भूल जाते थे।